Dear 10th class students, today we are going to learn a very important concept, George Simon Ohm's law, in the chapter of current of 10th standard of all boards, CBSE, state boards, ICSE boards even. George Simon Ohm's law is one of the important concept. ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है. तो इसके लिए हमारे स्पेशल गुल्लू जी जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो आए हैं अटेंड करने क्लास. और जब इनको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो ये जब कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फिर ये रेड हो जाते हैं, इनको गुस्सा आता है. अदरवाइज़ ये शांत ग्रीन रहते हैं. तो अब गुल्लू जी पढ़ा दें. अच्छा ये आपकी इधर मुझे जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ. यस, signal given by Guluji. Well, dear students, ओम्स लॉ के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, लेकिन जब हम जॉर्ज साइमन मैंने बोला तो गुल्लू जी रेड हो गए. ये पूछने लगे कि ये मुझे गुस्से में पूछने लगे कि ये जॉर्ज साइमन तो कभी नाम ही नहीं सुना, ओम्स सुना है तो ओम्स ला क्यों नहीं बोलते. गुल्लू जी इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूज़न हो जाती है. समझ आया. अब देखो ये ग्रीन हो गए तो कन्फ्यूज़न हो जाती है. मान लीजिए एग्ज़ाम में आ गया व्हाट इज जॉर्ज साइमन ओम्स ला, तो बच्चे बोलेंगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. ओम्स ला तो पढ़ा है, जॉर्ज साइमन ओम्स ला नहीं पढ़ा. तो मेरे बच्चों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी जॉर्ज साइमन ओम्स ला. ये बेसिकली ये जो साइमन ओम्स ला या इसको हम लोग ओम्स ला ही बोलते हैं, ये क्या स्टेट करता है. ये कहता है जो करंट फ्लो करता है ना किसी भी कंडक्टर के अंदर, जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर मीन्स करंट हमेशा फ्लो करता है किसी वायर में, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. आपको मैंने पिछले वीडियोस में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में बताया. पोटेंशियल आपको मालूम है. देखिए ये जो लेक्चर है सुपर साइंस, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम्स के बच्चे 10th में पढ़ते हैं. तो मैं थोड़ा इसको सिंपल करने की कोशिश करता हूँ. जो वाटर फ्लो है उसको आप माने करंट, और जो प्रेशर है जिस पंप से हम पानी को फ्लो करवाते हैं वो माने पोटेंशियल. तो जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना वाटर क्विकली फ्लो करेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना पानी फ्लो करंट फ्लो करेगा, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना पानी फ्लो करेगा. मालूम है ना. तो कहने का भाव ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो कंडक्टर है यानी कि वायर है उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंड्स ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट डू यू कॉल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैं यहाँ लिखता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू potential difference across the
ends of the conductor. Current flow in a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor. मतलब जितना कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा. मैंने आपको बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके एनालॉगस है? वो एनालॉगस है प्रेशर के. एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब होता है मिलता जुलता. पोटेंशियल डिफरेंस किससे मिलता जुलता है? पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जुलता है प्रेशर डिफरेंस से. प्रेशर डिफरेंस किस में हम लेते हैं? वाटर में लेते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस किस में हम लेते हैं? करंट में लेते हैं. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने करंट में लिया और प्रेशर डिफरेंस किस में लिया? वाटर में लिया. तो करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर. अब आगे क्या बोलता है? प्रोवाइडेड बशर्ते the physical conditions of the conductor remains constant. अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब क्या है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज करो मेरे पास एक कंडक्टर है. ये स्टाइलस एक कंडक्टर है. तो इस कंडक्टर के इस एंड पे और इस एंड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया, कितने सेल हमने लगाए, वो इस पे डिपेंड करता है. कितने सेल्स लगाए, जितने सेल्स हम ज़्यादा लगाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा. जितने सेल कम लगाएंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स बैटरीज की पावर. लाइक कंडीशंस प्रोवाइडेड, कुछ कंडीशंस कांस्टेंट हो. वो कौन सी कंडीशन? फिजिकल कंडीशंस. ये फिजिकल कंडीशंस का मतलब क्या है? फिजिकल कंडीशन का मतलब है उस कंडक्टर का टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब क्या हो? कांस्टेंट हो. अब जैसे मेरे पास ये एक कंडक्टर है. जैसे आप ये कंडक्टर देख रहे हो तो इस कंडक्टर के लेफ्ट एंड राइट यहाँ पर और यहाँ पर हम दो वायर्स अटैच कर देते हैं. जब दो वायर्स अटैच कर देते हैं तो एक तो इस कंडक्टर की लेंथ ना चेंज हो, जो है सो है वही रहे, इसकी लेंथ ना चेंज हो. दूसरा, इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहे. तीसरा, इस कंडक्टर की जो नेचर है वो ना बदले. अगर ये एल्युमिनियम का है तो एल्युमिनियम का ही रहे. चौथा, लेंथ ना चेंज करे, टेम्परेचर ना चेंज करे, नेचर ना चेंज करे. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देख रहे हैं आप, ये पाइप यहां से, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये ना चेंज करे. तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जब हम ये कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो हम बोलेंगे ओम्स लॉ में फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट या पोटेंशियल डिफरेंस. जो
जॉर्ज साइमन साहब हैं, इन्होंने क्या बोला मालूम? इन्होंने बोला फॉल ऑफ पोटेंशियल और करंट का रिलेशन कैसे? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या है? टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, नेचर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, कॉपर तो कॉपर, सिल्वर तो सिल्वर। सो जॉर्ज साइमन ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में ये एग्जाम्स में किसी न किसी फॉर्मेट में आता रहता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस लॉ के बारे में थोड़ा सा। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कांस्टेंट को बोलते हैं आर। मैंने आर को ग्रीन से रिप्रेजेंट किया जानबूझ के, सो दैट थोड़ा डिफरेंट लगे। V, द फॉल ऑफ पोटेंशियल, इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट होगा, जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतना वाटर ज़्यादा फास्ट फ्लो करेगा। मेरे हिसाब से ये सबको समझ आ गया होगा। इजी है, डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टूडेंट्स, जो ये रेजिस्टेंस, इसको आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर इज R is known as resistance of the conductor। हर कंडक्टर में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो ये R जो है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सिंपल लग रहा है आपको? मुश्किल तो नहीं लगा? अब बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? जरा पॉज करके सोचो, क्यों लगाते हैं? पॉज कर चुके? अब मैं बताता हूं। जब भी हम लोग किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट उस रिलेशन की स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे टीचिंग ऑफ ए टीचर इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू स्पेंड विद हिम, तो टीचर इज इक्वल टू k टाइम्स द टाइम यू स्पेंड विद हिम। k greater than 0, टीचर हैज गॉट ए नॉलेज। k equal to 0, teacher just copy the paste a book. k is less than 0, teacher does not know the subject. So same is the concept here. The R determines the strength of the relation between V and I. अब आप पूछ रहे होंगे सर कि इसमें आप जॉर्ज साइमन में आपने बताया फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, ये क्यों? ये टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्परेचर के कारण लेफ्ट राइट इधर उधर भागते रहते हैं, आपस में टक्कर मारते रहते हैं, कलीजन करते रहते हैं। तो उनका जो कोलिजन है उनकी एक वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो अंडर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा
इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर एक दूसरे से टक्कर मारते रहेंगे तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फॉलो? एक इसमें बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस, ये इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं हम लोग। ये मैंने आपको पाइप से भी दिखाया था। तो जितना ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बड़ा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितनी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी तो उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, नेचर पे, लेंथ पे। अभी 10th लेवल तक इतना ही सीखिए आप। जो फाउंडेशंस में बच्चे जाना चाहेंगे तो उनको हम अलग से 10+2 का करंट सिखा सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 10th को ही फोकस करना उनके लिए इतना ही बहुत है। अब बात आती है कि R का यूनिट क्या है। वेल, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो R को हम लोग मेजर करेंगे जॉर्ज साइमन ओम के नाम से ही ओम। V आपका हो गया पोटेंशियल, ये हम लेंगे वोल्ट में, और I आपका हो गया करंट, इसको हम लेंगे एम्पियर में। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 ओम is equal to 1 volt divided by 1 ampere. The ratio of 1 volt to 1 ampere is called 1 ohm. ये है इसका यूनिट, सिंपल। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, जो हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं वो एक तरफ हम लेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और वाई एक्सिस की तरफ लेंगे हम करंट। तो इसका ग्राफ क्या बन के आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ बन के आएगा V इज प्रोपोर्शनल टू I, स्ट्रेट लाइन। और इसकी जो स्लोप है इसको हम स्लोप बोलते हैं, ये बन के आएगी R। सो स्लोप को हम टेंजेंट भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ये नहीं, स्लोप नहीं, स्लोप को नहीं हम R बोलेंगे, हम बोलेंगे ये वोल्टेज इस एक्सिस पे, करंट इस एक्सिस पे। तो ये वोल्टेज एंड करंट, दैट इज बेसिकली व्हाट डू यू कॉल द स्ट्रेट लाइन आ जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच में। और अगर हम उल्टा कर दें, इसको उल्टा मतलब अगर हम लोग इस तरफ, चलो मैं अलग से बनाता हूं, इस तरफ अगर हम लोग वोल्टेज लें और इस तरफ करंट लें, तो फिर ये जो स्लोप है ये आएगी R। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो अगर आप y एक्सिस के अलोंग पोटेंशियल लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग करंट लेते हैं, x एक्सिस के अलोंग करंट लेते हैं, तो स्लोप हमें देगी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मालूम है क्या आता है, यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो देगी कंडक्टेंस, दैट इज V अपॉन I। इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, नहीं, I अपॉन V।
आई अपॉन वी, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। चलिए आप कंफ्यूज ना, मैं फिर से बताता हूँ। इस एक्सिस की तरफ हम करंट लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और जो स्लोप आती है स्ट्रेट लाइन वो देती है कंडक्टेंस। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर आ जाएं, तो अगर हम लोग वाई एक्सिस पे लें पोटेंशियल, एक्स एक्सिस पे लें करंट, तो हमें मिलेगा रेजिस्टेंस V अपॉन आई और कंडक्टेंस I अपॉन V। तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, यूनिट ऑफ G ये होता है, G क्या है, G इज बेसिकली I अपॉन V, तो ये बनेगा महो और ओहम इनवर्स, that is equal to ampere divided by volt। अगर वोल्ट अपॉन एम्पियर है तो हमें मिलता है स्टूडेंट्स ओम, अगर वोल्ट अपॉन एम्पियर है तो हमें मिलेगा ओम, वोल्ट अपॉन एम्पियर ओम मिलेगा, और अगर एम्पियर अपॉन वोल्ट है तो हमें मिलेगा महो। महो को ओम इनवर्स भी बोलते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो 10th लेवल में अभी हमने इतना ही स्टडी करना है। अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैंने बोला फिजिकल कंडीशंस, अब उसकी बात हम करते हैं। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, resistance is proportional to length of the conductor। L कौन है, length of the conductor। जितना ज़्यादा लेंथ होगा किसी भी कंडक्टर का, उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ये जैसे कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर का जो लेंथ है अगर मैं छोटा कर दूं, ठीक है, अब ये छोटा हो गया लेंथ, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। अगर इसका लेंथ बढ़ा दूं, अगर मैं इसका लेंथ इंक्रीज कर दूं, राइट, तो ये लेंथ मैंने इंक्रीज कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने आपको बताया था कि जितना थिक वायर होगा, जितना थिक वायर होगा, यानी कि इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना थिक वायर होगा, जितना थिक वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, जितना थिन वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम लोग इन दो फैक्टर्स को ज्वाइन कर दें 1 और 2 को, तो R इज इक्वल टू, ये जो R है ये बन के आएगा रो L अपॉन A। रो कौन है, रेजिस्टिविटी, और रो R इंटू A अपॉन L। अब यूनिट ऑफ रो, R को हम लोग लेंगे ओहम, A को लेंगे अगर हम मीटर स्क्वायर, और लेंथ को लेंगे मीटर, तो रो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओहम इंटू मीटर
स्क्वायर अपॉन मीटर, तो रो क्या आ गया, ओम मीटर। सो रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब इस रो को डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन ऑफ रो, सी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, पुट A equal to 1 unit, L equal to 1 unit, then R is equal to rho, or rho is equal to R. तो resistivity of a conductor कैसे लिखेंगे इसको, resistivity of a conductor is numerically equal to resistance of the conductor having unit area of cross section and unit length। मतलब रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली, ये वर्ड न्यूमेरिकली क्यों यूज करते हैं, जब हम मैथमेटिकल कंडीशंस लगा देते हैं। क्या मैथमेटिकल कंडीशन, resistivity of a conductor is numeric equal to the resistance R of the conductor, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो और जिसकी लेंथ 1 हो, मींस ये कंडीशंस हम लगाते हैं तो resistivity is numerically equal to rho is numerically equal to R आएगा। ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। Resistivity of a conductor is numerically equal to the resistance when its length is unity, area of cross section is unity। area of cross section मैंने बताया, length मैंने बताई, resistance क्या होता है वो मैंने बहुत कुछ बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया, क्योंकि हम इंस्टा रील नहीं बना रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको एक सीरियस क्लास दे रहे हैं, तो इसमें आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए डिजिटल वर्ल्ड का हम एडवांटेज ले रहे हैं, तो हमें सेल्फ कंडीशन तो करना पड़ेगा। हमारा फीस तो कोई लग ही नहीं रहा यूट्यूब से, लेकिन उसके बदले हमें कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने आप को कंडीशन करना पड़ेगा, अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को सिस्टम के अंदर लेके आना पड़ेगा। जब हम सिस्टम के लेके अंदर लेके आएंगे तो हम अब्जॉर्ब हो जाएंगे और फोकस करेंगे, कंसंट्रेशन बनेगी, तभी बात समझ में आएगी, अदरवाइज तो बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि टीचर जो आपको बेस्ट दे रहा है वो आपके सामने है, आप चाहे तो उस टीचर को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आपका डाउट ही नहीं कोई रहेगा। डाउट रहता भी है तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं हूं ना, प्रोवाइडेड यू आर ए जेन्युइन स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने आपको रेजिस्टेंस क्या होता है वो बताया, ओम्स लॉ बताया, कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैं बड़ा फास्ट बोलता हूं, क्यों? क्योंकि क्विकली रिवाइज ऐसे करना है आपने। Ohm's law states that keeping the physical condition of the conductor constant, the fall of potential is directly proportional to the current. V is proportional to I. Physical condition means area of cross section and length. V is equal to IR. R is called resistance.
R is the ratio of V to I. R is in ohm when V is in volt, I is in ampere. फिर मैंने ग्राफ बताए इसके. चलो ये तो हमारे पास तो यहाँ इसकी हेल्प ले सकते हैं हम लोग. तो मैंने ग्राफ बताए आपको. इसके जो ग्राफ थे वो बड़े सिंपल थे, जिसमें हम लोगों ने दो ग्राफ स्टडी किए. एक ग्राफ से हमें कंडक्टेंस मिला G, जिसका यूनिट महो, जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. देख लीजिए, G इज इक्वल टू I अपॉन V, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन R, बिकॉज R इज V अपॉन I. तो RG इज इक्वल टू 1. रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो जो कंडक्टेंस अगर 0.5 है तो रेजिस्टेंस क्या है? 1 अपॉन 0.5, दैट इज 2 ओम. अगर कंडक्टेंस 0.5 ओम है तो रेजिस्टेंस 2 ओम. कितना इंटरेस्टिंग है. तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया. न्यूमेरिकली का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज ए इक्वल टू 1, लेंथ इज इक्वल टू 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको इसमें बहुत कुछ और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो आप ये सारा पॉज करके इसको रिवाइज करें, फिर हम आगे निकलते हैं. वेल डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आईवी ग्राफ से न्यूमेरिकली हम कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम आईवी ग्राफ. आईवी ग्राफ. तो मैंने समय बचाने के लिए ये करंट और इधर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल बोलना सही नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलना सही है. इस एक्सिस पे मैंने करंट दिखाया है, इस एक्सिस पे मैंने क्या दिखाया? पोटेंशियल. अब देखिए, जब पोटेंशियल V1 है, ये Y लग रहा है, मैं इसको V1 बना दूं. जब पोटेंशियल V1 है तो करंट I है, जब पोटेंशियल V2 है तो करंट I2 है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम ले रहे हैं. अगर ये थीटा है तो अगर हम यहाँ ये ड्रॉ करें तो ये एंगल भी थीटा होगा. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो ये BC कौन है? देखिए, इसको हम लोग BB डैश, इसको AA डैश कह सकते हैं. तो BC कौन है स्टूडेंट्स? ये है BB डैश माइनस AA डैश. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लेटर्स ले सकते हो. मैंने A डैश ले लिया, B डैश ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है आप कुछ और ले लो. अब BD लिख लो, AF, वो जो आपको अच्छा लगता है. अब BB डैश कितना है? I2. BB डैश कितना है? करंट I2. और AA डैश कितना है? माइनस I1. तो BC कितना आया हमारे पास? I2 माइनस I1. अब हम AC की बात करते हैं. AC किसके इक्वल है? AC इक्वल है A डैश B डैश के. AC इक्वल है A डैश B डैश के. परफेक्ट. तो A डैश B डैश कौन है? दैट इज AC. AC कौन है? दैट इज, इसको हम लोग CC डैश कह सकते हैं. सपोज करो CC डैश माइनस CA. तो CC डैश कितना है स्टूडेंट्स? V2.
CA कितना है? V1। तो ये जो हमारे पास ए डैश बी डैश है जो कि AC के इक्वल है, वो CC डैश माइनस CA है। तो हमारे पास AC कितना आ गया? V2 माइनस V1। हमारे पास BC कितना आ गया? I2 माइनस I1। तो अगर आप यहां पर इस फिगर में देखें तो ये इस फिगर को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये फिगर बनेगी ए, ये देखिए ये ए, ये सी और ये बी। BC कितना है? I2 माइनस I1। और AC कितना है? V2 माइनस V1। ये क्या एंगल? थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। मैं अब इसी को बता रहा हूं ना, ये एंगल क्या है? थीटा। तो व्हाट इज tan थीटा? So I2 minus I1 अपॉन V2 माइनस V1, तो ये हमें स्लोप मिला। स्लोप क्या आया हमारे पास? I2 माइनस I1 V2 माइनस V1, ये हमारे पास स्लोप है। I2 माइनस I1 डिफरेंस ऑफ करंट, ये हमारे पास है I V2 माइनस V1 दैट इज V। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गया? I अपॉन V। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें स्लोप इस सिस्टम की दे रही है, वो है I अपॉन V। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से इसको ग्रिप कीजिएगा। ये पूरे के पूरे सिस्टम को, जो मैंने ये पूरे का पूरा सिस्टम आपको समझाया है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने रिड्यूस किया है थोड़ा, ताकि ये सारा इकट्ठा आ जाए। आई मेक इट ए पॉज, थिंक इट ओवर हाउ इट इज डन। सो स्टूडेंट्स, जो ये स्लोप है I अपॉन V और I अपॉन V, ये क्या देता है? 1 अपॉन R, जिसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ IV ग्राफ is equal to 1 upon R, that is 1 upon resistance। और हम कह सकते हैं कि resistance is equal to slope of IV ग्राफ। तो ये हमें नहीं, रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं 1 अपॉन स्लोप किसका? IV ग्राफ का। मेरी नज़र में स्टूडेंट्स, आपको इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं ग्राफ के बेस पे जो भी हैं वो बड़े इजीली क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है? फिर उसके बाद हम निकलेंगे न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको लगता है कि लेक्चर लंबा हो गया तो फिर हम इसको यहीं पर ख़त्म कर देते हैं लेक्चर को। मैं लॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल आप को एक सेपरेट लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ। आप फिर भी इसको अच्छे से ध्यान से नोट करके देखो, जो बोर्ड पे ऊपर आपके लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए।
रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, कंडक्टिविटी क्या चीज़ है, महो क्या चीज़ है, ये सारे का सारा आपको बता दिया। रजिस्टिविटी भी बता दी मैंने आपको, राइट। तो मेरे हिसाब से अगर हम चाहें तो हम लोग लॉज ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज पैरेलल को एक नए फॉर्मेट में करते हैं, ठीक रहेगा ना? वैसे भी 40 मिनट से ज़्यादा आपकी बैठने की कैपेसिटी नहीं है। एक बात बोलूँ बॉस, जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से हम पढ़ते हैं ना, इसमें एनर्जी बहुत लगती है। मैं बच्चों को अक्सर बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्मार्ट स्क्रीन पे पढ़ो आप, और आपके पास एक तो आइज़ पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगी। अब एक बच्चा बोलता सर इंटरेक्शंस नहीं होती। अब देखो यार, पैसे भी तो बचते हैं, कैलकुलेशंस करके देखो। मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ, सुनो। थोड़ी देर के लिए आप कैसे देखो, अब आप 9 to 2 PM स्कूल गए, उसके बाद आप घर आए, खाना वाना खाया। मतलब देखो, हम लोग तो नहीं कहते थे रेस्ट करना है, ये करना है। अरे फ्रेश ही होता है बच्चा, थोड़ी देर मस्ती मस्ती कर लो, मस्ती में फ्रेश हो जाते हैं छोटे बच्चे, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास समर में 3 PM आप अपने नोट्स यूट्यूब की हेल्प से बनाओ। मैं तो आपको ट्रेडिशनल टीचिंग दे रहा हूं, मैं यहां कोई एनिमेशंस नहीं दिखा रहा, ग्राफिक्स नहीं दिखा रहा, ठीक है ना। ऊपर से मैं कोऑपरेट भी कर रहा हूं। अगर जो बच्चों को कोई डाउट आएगा, जेन्युइन जिस जगह से मैंने पढ़ाया है, मैं सिलेबस से ही पढ़ा रहा हूं, तो अगर हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर कर दूं, बट व्हाट्सएप, कॉल नहीं। आई विल नॉट पिक अप कॉल, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी क्लियर, नहीं मैं ले पाऊंगा। तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका डाउट ले लूंगा। फिर जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं, वो सारे के सारे आपके NCERT या जो भी आपकी बुक है स्कूल की, उसी को वो कवर करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपके घर में आके पढ़ा रहा हूं। एक तो आपके ट्यूशन के पैसे बचे, दूसरा आपका फ्यूल बचा, तीसरा आपका टाइम बचा, चौथा आप खुद भी सोच सकते हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना ऑनलाइन में, जो लोग सोचते नहीं है, सेल्फ कंडीशनिंग होती है बच्चे की। सेल्फ कंडीशनिंग, बच्चा स्टूडेंट जो है ना, वो खुद से मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी कंडीशनिंग होती है, वो खुद से रिस्पॉन्सिबल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। उसको लगेगा यार मैंने कुछ जिंदगी में बनना है, और मेरे को खुद को ही वो सेल्फ कंडीशनिंग, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन लेके आएगा। उसके रिफ्लेक्शंस तेज होंगे, उसको सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, और डिसअट्रैक्शन नहीं है। अब कहने को तो बच्चे बोलते हैं जी डिसअट्रैक्शन होती है, हम इंस्टाग्राम से चले जाते हैं, हम व्हाट्सएप पे। आप पढ़ो ही बड़ी स्क्रीन पे जिसमें सिर्फ यूट्यूब ही चले। बड़ी स्क्रीन मीन्स LCD, उसको कंप्यूटर से जोड़ लो, स्मार्ट टीवी से जोड़ लो। स्मार्ट टीवी पे भी यूट्यूब चलती है, पॉज एंड प्ले। एनीवे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या आप ऑनलाइन पढ़ाते हो? भाई बिल्कुल पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पे प्रोसीजर पूछ सकते हैं, बट ये उन बच्चों के लिए फ्री होगा जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अदरवाइज ये पेड है, और बहुत ही जेन्युइन सी फीस है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर टुडेस लेक्चर। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।